तो सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा होती? खिज्र खान। खिज्र खान जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने किसको बुला लिया था भारत में? तैमूरलैंग। तैमूरलैंग को बुलाया और किस पर अटैक करवा दिया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक पढ़ा दिया था कि ये जो आपका भारत है, इस भारत में राजधानी थी दिल्ली, और दिल्ली राजधानी पर अटैक करता है कौन? तैमूरलैंग। तैमूरलैंग। और तैमूरलैंग का जो अटैक होता है 98 में, उस समय पर भारत में भयंकर लूटपाट होती है और ये पूरी की पूरी सेना को लाकर नासिरुद्दीन महमूद को हरा देता है और लूटपाट करके वापस चला जाता है तैमूरलैंग। अब तैमूर के बाद, जबकि तैमूर ने हरा दिया है नासिरुद्दीन महमूद को, तो अब नासिरुद्दीन महमूद हार गया, लेकिन तैमूर की जिसने सहायता करी थी वो व्यक्ति का नाम था खिज्र खान। अब जब तैमूर वापस जाता है तो खिज्र खान को दिल्ली की गद्दी देकर चला जाता है। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे खिज्र खान। कौन बैठ जाएंगे? खिज्र खान। कब बैठ जाएंगे? 1414। कब बैठ जाएंगे भाई? 1414 में। अब एक बात सुनो, सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश था? खिलजी वंश। अच्छा, सबसे लंबा तुगलक वंश। ठीक है बेटा। अब खिज्र खान गद्दी पर बैठे हैं, दिल्ली की गद्दी पर, बढ़िया सुल्तान की उपाधि तो ये नहीं लेते। अच्छा, उसका कारण क्या है वो भी बताता हूं। पहले तो एक बात ये समझिए कि जो सैयद वंश में खिज्र खान था, ये एक सिया वंश का था। कौन से वंश का था? अच्छा, सिया क्या है भाई? मुसलमान या इस्लाम धर्म कितने भागों में है? दो, एक सिया और एक सुन्नी। तो अब तक विशेष सवाल है ये, अब तक जितने भी वंश ने शासन किया और जो करेंगे वो सब सुन्नी थे दिल्ली सल्तनत में, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश जो कौन था? सिया। कौन सा वंश था? सैयद वंश। ठीक है बेटा। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान। अब इसके बारे में सुनिए। ये तैमूर के सहायता करके नासिरुद्दीन को हराता है और दिल्ली में भारत की गद्दी पर बैठ जाता है। भारत की गद्दी पर दिल्ली में बैठ जाता है। अब भाई जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अच्छा, कारण क्या था? इसका कहना यह था कि मुझे जो गद्दी मिली है वो गद्दी दी हुई है किसकी? तैमूर की। तो मेरे अनुसार मैं सुल्तान नहीं हूं, मेरे अनुसार जो सुल्तान है यहाँ के वो तैमूर के चौथे जो पुत्र है जिनका नाम है शाहरुख। तो इन्होंने शाहरुख को ये गद्दी समर्पित की थी। ठीक है। तो इसके अनुसार दिल्ली की गद्दी के सुल्तान असली कौन है? शाहरुख। जो तैमूर का कौन सा लड़का है? चौथा। ठीक है, चौथा लड़का शाहरुख। तो ये अपने आप को किसी उपाधि को देकर और गद्दी पर बैठता है, और वो उपाधि जो इसने अपने आप को दी वो उपाधि कौन सी थी? रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला मतलब मैं सुल्तान नहीं हूं, रैयत-ए-आला। यहां के सुल्तान कौन है भाई? शाहरुख। और शाहरुख किसके पुत्र हैं? तैमूर। और कौन से पुत्र हैं? कौन से पुत्र हैं भाई? चौथे। ठीक है। अच्छा, खिज्र खान अब गद्दी पर बैठा रहता है 1414 से 1421 तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। कब तक बैठा रहता है? 1421 में ये जीवित रहता है, और ये जीवित रहते हुए इसके लड़के मुबारक को गद्दी पर बिठा लेता है। मुबारक शाह को जब गद्दी पर मिलती है तो ये मुबारक शाह अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है, और विदेशी जो सत्ता है या विदेशी जो ताकत है उसको नहीं मानता, और नहीं मानता इस चीज को कि यहाँ के जो सुल्तान हैं वो शाहरुख हैं। तो इसने विदेशी प्रभुसत्ता को नहीं माना। किसने नहीं माना विदेशी प्रभुसत्ता को? मुबारक। और गद्दी पर कौन सी उपाधि लेकर बैठा? सुल्तान। कौन सी उपाधि लेकर बैठा? हाया ना। और इसने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही गद्दी प्राप्त कर ली। इसके बाद इसने मुबारकबाद नाम का एक शहर बसाया।
मुबारकबाद। कौन सा शहर बसाया? आपसे पूछे ये किस नदी के तट पर है तो आप क्या बताएंगे? यमुना नदी। तो किस सुल्तान ने यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नाम का शहर बसाया था? किसने बसाया था? किस व्यक्ति ने पिता के जीवित रहते हुए गद्दी प्राप्त की थी? अच्छा, आप ये बताएं मुबारक शाह किसका लड़का था? तैमूरलंग का? अरे खिजर खान का। और है ना, और खिजर खान जो रहा ये किसकी सहायता से आया? तैमूरलंग कौन है? आक्रमणकारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहां पर देखिए, बात ध्यान सुनिए। याहिया बिन अहमद सरहिंद नाम के एक विद्वान रहे थे इसके दरबार में। मुबारक शाह कहां गया? मुबारक शाह ये इसके दरबार में कौन सुल्तान रहे? याहिया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, इसने एक किताब लिखी तारीख ए मुबारकबाद। तारीख ए मुबारक या तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? याहिया बिन अहमद। अब इसने एक काम और किया, सुनिए। क्योंकि खिजर खान मर गया था और आप देख रहे हो तैमूरलंग ने भारत को पूरी तरह से चकनाचूर करके चला गया था, तो दिल्ली की सल्तनत गद्दी तो अभी है बेटा, लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिए कि भारत की आर्थिक संपन्नता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और भारत आर्थिक तौर पे मंदी के आधार पर, मतलब मंदी से गुजर रहा है। तो दिल्ली की व्यवस्था चरमराई हुई है इसके समय पर, और इसका राज्य पहले जैसा सुदृढ़ नहीं रहा दिल्ली वाला, और चरमरा गया है और दुर्बल हो चुका है। तो इस समय पर मालवा के शासक होशंग शाह इस पर अटैक करते हैं। किसके ऊपर अटैक करते हैं? होशंग शाह। ठीक है, किसके ऊपर अटैक करते हैं? मालवा के ऊपर। मालवा के शासक मुबारक शाह के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये उनसे अपने राज्य की रक्षा कर लेता। अरे हाँ या ना? अब ये जब गद्दी पर बैठा रहता है, तो गद्दी पर बैठता कब है? 21 में, लेकिन ये गद्दी पर बैठा रहता है 1421 से 1434 तक। कब तक बैठा रहता है? चल, तो सैयद वंश का प्रथम सुल्तान खिजर खान, इसने, बस यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान, इसने अपने आप को एक उपाधि दी रैयत ए आला। इसके बाद इसका लड़का आया, क्या नाम था? वेरी गुड। अब मुबारक शाह के बाद इसका लड़का आएगा मोहम्मद शाह। कौन आएगा बेटा? अच्छा, ये कब से कब तक बैठेगा? 1434 से 1445 तक। क्या नाम बताया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है तो ये व्यक्ति, देखो भाई दिल्ली की स्थिति तो कमजोर है, तो इस पर आक्रमण तो होते रहेंगे क्योंकि मजबूत शासक नहीं थे ये मोहम्मद शाह लोग। तो मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो ये बहलोल लोदी को, किसको? बहलोल लोदी। अच्छा, बहलोल लोदी कौन है ये समझिए। मैं आपको बार बार मैप बना बना के पढ़ा रहा हूं, पूरी इतिहास मैंने आपको मैपिंग से पढ़ाया है बेटा। ठीक है, ताकि आपको यहां से समझ में नहीं आए तो यहां से समझ में आ जाए। ये मुल्तान क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यहां का सूबेदार होता है, पाकिस्तान मुल्तान का सूबेदार होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान मानता है। किसके समान मानता है? पुत्र के समान। किंवदंती है, कहा जाता है कि इसका कोई लड़का नहीं था, इसने एक लड़के को गोद लिया था। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान मानता है और बहलोल लोदी को एक उपाधि देता है जिसका नाम है खान ए खाना। खान ए खाना। अच्छा, बहलोल लोदी कौन है? ये एक अफगानी है, अफगानी मुसलमान है। कैसा मुसलमान है बेटा? अफगानी मुसलमान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो इसके बारे में कहेंगे कि इसने बहलोल लोदी को कौन सी उपाधि दी थी? खान ए खाना। बहलोल लोदी को किसकी तरह मानता था? पुत्र की तरह। बहलोल लोदी कहां का सूबेदार था? कहां का? मुल्तान क्षेत्र कहां पड़ता है? पाकिस्तान। वेरी गुड। इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आता है बेटा? अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह।
मसूद तो मैंने पढ़ा चुका हूं ना बेटा। आलम शाह, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। ये आलम शाह जो नाम का राजा होता है, आलम शाह नाम का जो सुल्तान होता है, ये कहते हैं कि मोहम्मद शाह का दत्तक पुत्र होता है। कैसा पुत्र होता है? दत्तक। और दत्तक गोद लिया हुआ, ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र होता है दत्तक पुत्र, ठीक है। तो ये जिस समय पर सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का, उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार होता है। कहां का सूबेदार होता है? बदायूं का। अब भाई सूबेदार का मतलब क्या है? सूबेदार का मतलब कि आपको एक क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश दे दिया आपको, तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, इतनी पावर रहती थी उसके पास। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है या उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, तो आपको बदायूं क्षेत्र दे दिया, तो बदायूं को गवर्नर हो आप, राजा, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कोई राजा बैठा है जो दिल्ली में बैठा है, ठीक है। तो बदायूं का सूबेदार था। अब भाई बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का गवर्नर था कह सकते हैं। तो बदायूं राज्य में ये बढ़िया तरीके से रह रहा था अपने हिसाब से। यार देखो, आप जहां रहते हो वहां आपको अच्छा लगने लगता है, वहां की आपको आदत पड़ जाती है, वहां के लोग आपको पहचानते हैं, वहां आप अपना रहने के लिए पूरी व्यवस्थाएं जमाते हो, है कि नहीं। तो इसको बदायूं बहुत पसंद था। लेकिन जब इसको दिल्ली की गद्दी पर बिठाला जाता है, तो उस समय दिल्ली की गद्दी यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर हो जाती है और बहुत अटैक होते हैं इस पर छोटे छोटे। वो तो अच्छा हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों का अटैक ना हुआ मंगोलों का इस समय पर, नहीं तो आज उनका शासन होता भाई यहाँ पे, ठीक है। अरे हाँ या ना। अच्छा, कारण क्या था कि उनका अटैक नहीं हुआ? ये क्या हो गया भाई? अच्छा, कारण क्या था कि अटैक नहीं हुआ? कारण ये था क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, तैमूर ने सब लूट के लेके जा चुका था, ठीक है। तो यहां पर अलाउद्दीन आलम शाह क्या करते हैं, ये दिल्ली को सौंप देते हैं किसे? बहलोल लोदी को, अपने पिता के गुलाम, या पिता का गुलाम, या जो पिता जिसको अपना पुत्र मानते थे। बहलोल लोदी को गद्दी पर सौंपने के बाद ये वापस चले जाते हैं कहां? बदायूं। अब गद्दी पर कौन बैठेगा भैया? बहलोल लोदी। तो यहां पर आपको एक सवाल ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था? आलम शाह। और इसके बाद ये गद्दी किसे दे देता है? बहलोल लोदी। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? और इसका शासन चला था 1445 से 1451, और 51 में ये कहां चला जाता है? यस और नो? अब गद्दी पर कौन बैठेगा? बहलोल लोदी। चलिए, तो अब हम कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? लोदी वंश। लोदी वंश समझ में आ रहा है ना बेटा? अब लोदी वंश के बारे में बात करें तो ये गद्दी पर कब आता है? 1451 में। तो कब तक रहता है? 1526। अच्छा, 1526 तक रहता है, और 1526 में बाबर आता है, और जब बाबर आता है तो उसके अलावा फिर कोई नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो लोदी वंश का संस्थापक पूछे तो क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब एक बात को जरा ध्यान से समझिए और गौर से समझिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसा शासक था? अफगानी। तो पूरी दिल्ली सल्तनत में, पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा वंश था, कौन सा वंश बेटा? लोदी वंश, जो कैसा था? अफगानी। तो आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश को अफगानी वंश के नाम से भी जाना जाता है? यस और नो? अब यहां पर एक बात और समझिए कि जो बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठता है ना, तो ये अमीरों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। अमीरों के घर से इसके लिए खाना आता है। कुछ लोग कहते हैं भैया कि इसके यहां पर खाना खुद नहीं बनता था, इसके यहां पर खाना नहीं बनता था, कोई इसके महल में खाना नहीं बनता था। इसका खाना कहां से आता था? कहां से आता था? अमीरों के यहां से। अब ये गद्दी पर कब तक बैठा रहता है? 1489 तक। 1489। अच्छा, बैठा कब था जल्दी बताओ? 51 में। कब तक बैठा? लगभग कितने साल? तो 38 साल तक। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक बैठने वाला शासक कौन था? सब सर्वाधिक लंबा शासन काल किस राजा का रहा? अरे हाँ कि नहीं? अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किसने किया? अमीरों के घर पे भोजन किसने किया? अरे हाँ या ना? अब मेरी बात सुनिए। बहलोल लोदी 1489 में मर जाता है। इसके बाद आता है इसका लड़का, जिसका नाम होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर को नई स्लाइड पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिकंदर गद्दी पर कब बैठेगा भैया जल्दी बताओ?
1489। गद्दी पर कौन बैठ जाता है? सिकंदर। जल्दी बताओ कौन बैठेगा? अब सिकंदर के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि सिकंदर एक महत्वपूर्ण राजा हुआ था दिल्ली सल्तनत का। जब ये 1489 में बैठता है तो ये बैठा रहता है कब तक? 1517 तक। कब तक बैठा रहता है? 15। ठीक है, अब सिकंदर लोदी के बारे में सुनिए। सिकंदर लोदी के बारे में कहते हैं भैया कि इसके समय पर, बात सुनिए, एक संत हुए रविदास। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था सिकंदर। ये इसके समय पर एक संत हुए रविदास संत। ठीक है, किंवदंती है, कहा जाता है ऐसा। तो रविदास ने एक विशेष प्रकार का धर्म बनाया। ठीक है, ये वैष्णव धर्म से थे रविदास। तो इन्होंने सभी लोगों को ये बताया, संत रविदास ने, क्या हो रहा है बेटा? संत रविदास ने ये कहा कि ईश्वर जो है वो एक ही है, मजहबों के लिए अलग अलग लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह हो, ईश्वर, उन्होंने सबको एक बताया और हम सब एक हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही। तो सब लोग, अधिकतर मुसलमानों ने इनकी बात मानी और धर्म स्थानांतरण किया। तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब लोग इनकी बात सुन रहे थे संत रविदास। और ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे संत रविदास। तो यह बात जब सिकंदर को पता चली तो सिकंदर ने इन्हें बुलाया और इनसे बोला कि अगर तुमने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। संत रविदास मुस्कुरा रहे थे और संत रविदास बोल रहे थे कि यार तू अच्छा मूर्ख आदमी है, तू ये बता कितना पुराना है सनातन, मतलब इनके जो भी वाद विवाद हुए। तो फिर सिकंदर लोदी ने इनको उठा के कहां डलवा दिया? जेल में। कहां डलवा दिया? जेल में। तो जब इनको जेल में डलवाया गया तो अगले दिन सिकंदर ने पाया कि चमत्कारिक रूप से ये उस जेल से बाहर आ गए, जबकि कड़ी सिक्योरिटी में उन्होंने जेल में रखा था इनको। तो ये बाहर आ गए और बाहर आके बगीचे में घूम रहे हैं। अगले दिन सिकंदर के बगीचे में घूम रहे हैं खुलेआम। जिस बगीचे में सिकंदर खुद घूमा करता है वहां पर ये घूम रहे हैं। सिकंदर बड़ा हैरान कि इस व्यक्ति को भागना चाहिए था, अगर ये निकल गया था तो यहाँ घूम रहा है, इसको मरने से डर नहीं लगता। सिकंदर ने बोला जाओ इनको हाथी से कुचलवा दो। इनके ऊपर हाथी छोड़ा गया। हाथी जब छोड़ा गया तो उस समय के हाथी बड़े प्रशिक्षित होते थे, ट्रेंड होते थे। तो जब हाथी छोड़ा गया संत रविदास के ऊपर तो हाथी इनको कुचलने के लिए आया, लेकिन इनका तेज और ऐश्वर्य देखकर, इनके चेहरे की प्रतिभा और चमक देखकर हाथी वहां पर झुक जाता है और अपना मस्तक जमीन से लगा लेता है। फिर कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने उठा के इनके ऊपर, मतलब जंगल में शेर भी, तो सिंह छुड़वाया गया। सिंह छुड़वाया गया तो सिंह जब इनके ऊपर लपका तो इनके नजदीक आकर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस चला गया। ये सब चीजों को देखकर वाद विवाद हुई सिकंदर लोदी और इनकी। तो सिकंदर लोदी इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर लोदी ने इनको अपना क्या मान लिया? गुरु मान लिया। ठीक है, संत रविदास को। अच्छा, ये रविदास से मिलने की पहले की बात अगर मैं आपसे कहूं तो इसने बहुत अत्याचार किए थे सिकंदर लोदी ने। कैसे अत्याचार किए थे कि इसने हिंदुओं के जितने त्योहार थे सारे त्योहारों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। सोचो अगर यहां पर जैसे आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ये बोल दे, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपसे बोल दे कि भाई दिवाली नहीं मनाओगे, होली नहीं मनाओगे, गणेश उत्सव नहीं मनाओगे, रक्षाबंधन नहीं मनाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं? दिल में लगेगा। ठीक है, वो तो संविधान की पावर है कि हर व्यक्ति आज अपना धर्म मना रहा है स्वतंत्रता से। लेकिन उस समय पर हिंदुओं के सभी त्योहारों पर बैन लगवा दिया सिकंदर ने। हिंदुओं की पवित्र नदी थी यमुना नदी, यमुना नदी में स्नान करने से क्या लगा दी? रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? तो बहुत मंदिरों को बहुत भयंकर तरीके से तोड़ा इसने और मंदिरों को खंडित कर दिया। आयुर्वेद जैसे ग्रंथों को इसने अपनी फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। मतलब समझ रहे हो? तो ये था सिकंदर। इसने और एक चीज को बढ़ावा दिया जिसे हम कहते हैं खम्स। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, खम्स क्या है? बता दो जल्दी, खम्स क्या है? लूटपाट करने वाले जो लोग हैं वो जितना भी धन लूट के लेके आएंगे उसका 20% किसे देना पड़ेगा? सुल्तान को। अभी तक ये चल रहा था, लेकिन इसने खम्स को क्या कर दिया? फ्री, कि तुम तो लूटपाट करो, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें लूटपाट को बहुत बढ़ावा मिला था। ठीक है, किसने करा दिया ऐसा? सिकंदर लोदी ने। किसने करा दिया बेटा?
अब आपसे पूछे कि भाई सिकंदर लोदी जो है इसका मूल नाम क्या है, तो आप बताना। सिकंदर लोदी का नाम था निजाम खान। क्या नाम था? निजाम खान। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से बेटा, इसने 1504 में एक शहर बसाया, आगरा। क्या बसाया बेटा? आगरा। तो आगरा का संस्थापक कौन रहा? सिकंदर। ठीक है। और जस्ट 2 साल बाद 1506 में भारत की राजधानी क्या बना दी इसने? आगरा। ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए हम भारत की राजधानी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी भारत की क्या रही? लाहौर, दिल्ली सल्तनत में, जो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर। इसके बाद आया इल्तुतमिश, जिसने राजधानी क्या ले आया? कहां ले आया? दिल्ली। इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसने राजधानी कहां ले गया? देवगिरी। देवगिरी दौलताबाद, जिसे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। अरे हाँ कि नहीं? उसके बाद राजधानी कहां चली गई भाई? आगरा। और आगरा किसने ले गया जल्दी बताओ? सिकंदर लोदी। ठीक है। तो किसके समय राजधानी लाहौर रही? दिल्ली। इसके बाद यहां तक सब ठीक चला, यहां कहां चली गई? देवगिरी। फिर वापस इसने दिल्ली ले गया, फिर दिल्ली से कहां चली गई? आगरा। कहां चली गई? आगरा। सारी चीजें मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, समझ गए कि नहीं? अच्छे से नोट्स बनाना बेटा। ठीक है। तो इसने आगरा की स्थापना की थी कि नहीं? इसने आगरा बसाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आगरा को राजधानी कब बनाया? 1506। अब इसने भूमि नापने की एक इकाई चलाई, जिसे हम कहते हैं गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। ठीक है। एक गज ए सिकंदरी में कितने इंच होते हैं? 30 इंच। कितने इंच होते हैं? 30 इंच। तो गज ए सिकंदरी किसने चलाई थी मेरे भाई? किसने चलाई थी? सिकंदर। किसने चलाई थी बेटा? सिकंदर। अब सिकंदर लोदी के बाद आगे की कहानी को समझिए। ठीक है। सिकंदर लोदी ने एक काम और किया था, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान था। किस कोटि का? तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से कविताएं लिखता था? किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी। बेटा आईएमपी है, यहां पर डाल दीजिएगा। ठीक है। तो गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर। ठीक है। उच्च कोटि का क्या था? हाँ कि नहीं? अब इसने आयुर्वेद को फारसी में, आयुर्वेद को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और उसका नाम दिया फरहंग ए सिकंदरी। क्या नाम दिया बेटा? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? आयुर्वेद को लिया, उसका फारसी में अनुवाद करा दिया, नई पुस्तक लिखी और उस नई पुस्तक का नाम दिया फरहंग ए सिकंदरी। ये कॉपी पेस्ट बहुत तेज करते थे रे भाई। मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर गुंबद लगा देना और नाम बदल देना उसका। किताबों को लेके पूरा अनुवाद। भाई जो व्यक्ति बुक लिखता है उसकी बात, और उसकी बुक की कॉपी। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी भी किताब को उठाऊं, जैसे मैंने उठा लिया अरे ये क्या बोलते हैं, पुणेकर की मध्य प्रदेश की जो बुक आती है, पुणेकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसको उठाया और उसको उठा के पूरा कॉपी करके अपना नाम डाल दिया उसमें, तो मैं कोई उस्ताद तो हो नहीं जाऊंगा। उस्ताद कौन है? वो व्यक्ति जिसने वो किताब लिखी है ना। तो इसने फरहंग ए सिकंदरी नाम की क्या लिखा भाई? हाँ कि नहीं? अब एक बात को और सुनिए जरा ध्यान से। इसने क्या कराया? गायन ग्रंथ का भी अनुवाद करा, जो हिंदी में गायन ग्रंथ थे। हिंदी के जो गायन ग्रंथ हैं, गायन ग्रंथ मतलब गाना, गायन ग्रंथों को इसने फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है। तो कहते हैं कि भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ किसे कहते हैं? लज्जत। आईएमपी है बेटा, ध्यान रखना। भारतीय संगीत का प्रथम क्या बोलेंगे? भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ क्या बोलेंगे आप? लज्जत ए सिकंदरी। क्या बोलेंगे बेटा? अब 1517 में ये व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है। मतलब शराब 1517 में नहीं पीता, लंबे समय से पीता आ रहा था। तो अत्यधिक शराब पीने के कारण 1517 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ। क्या हो जाती है? डेथ।
लेकिन इसने बहलोल लोदी जो है इसका मकबरा बनवाया था, कहां पर? दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी। ठीक है, और सिकंदर लोदी का मकबरा भी कहां पर बना है? दिल्ली। दिल्ली में कौन सी जगह पर? खैरपुर में। कौन सी जगह पर बना है? खैरपुर। ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा। और भारत का यह पहला मकबरा था जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया। समझ गए कि नहीं? तो दोहरे गुंबद का निर्माण किसके मकबरे के लिए हुआ था? सिकंदर। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? अत्यधिक शराब पीने का। इसका मकबरा कहां पर है? दिल्ली। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी क्या है भाई? भूमि नापने की इकाई। भूमि नापने की इकाई। और इसने एक काम और जबरदस्त किया था। क्या किया था? इसने ताजिए और मुहर्रम पर प्रतिबंध लगवा दिया था। ताजिए और मुहर्रम पर। ठीक है, क्या है ताजिए? जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी, मैं ये बता रहा हूं कि इस्लाम में ऐसे पूर्वज जो चले गए हैं, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त हो गए हैं, तो ऐसे पूर्वजों के सम्मान में या उनकी याद में कुछ मंदिर जैसा कुछ आर्किटेक्चर बनाया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ताजिया। मंदिर कह रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, मस्जिद के आकार का कुछ अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं और एक स्थान पर रखा जाता है और रात भर जागरण किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ताजिया। इस्लाम में कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सिकंदर लोदी नहीं मानता था। उसका कहना यह था कि भाई अगर पूर्वज मरे हैं तो वो तो दुख का दिन होना चाहिए, तो फिर उनकी याद में ढोल बजाना या डीजे बजाना या मतलब जो उत्साह है वो दिखाना, ये तो गलत है ना। तो ये उसका मानना था। ठीक है, चलिए, तो ताजिए और मुहर्रम पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? यमुना नदी में नहाने से मना किसने कर दिया था? हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़फोड़ करने वाला कौन था? इसने आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद कराया था। यस और नो? बड़े आराम से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद 1517 में अगला सुल्तान कौन आता है? इब्राहिम लोदी। कौन आता है बेटा? इब्राहिम लोदी। तो जब ये इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठने के कारण इसके ऊपर कुछ जो शासक होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार देखो नया नया राजा है, तो इसके ऊपर फिर अटैक होना चालू हो जाते हैं। तो इसने क्या किया? सबसे पहले एक युद्ध लड़ा ग्वालियर के राजा से 1517 में। ठीक है, और 1517 में ग्वालियर के राजा से युद्ध करके और उनको हरा दिया। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का पहला युद्ध किसके साथ हुआ? विक्रमजीत। और विक्रमजीत कहां के शासक हुए? ग्वालियर। जो युद्ध में हार गए। अब युद्ध में जीत कौन गया? इब्राहिम लोदी। अब 1518 में अगली साल इसने सोचा कि भैया देखो अपन तो 30 मार खान है। हालांकि सिकंदर लोदी, याद रखना एक सवाल और, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सशक्त सुल्तान था। उसके बाद इब्राहिम लोदी भी सशक्त था, लेकिन उतने अच्छे से ये मैनेज नहीं कर पाया। इब्राहिम लोदी उलझ जाते हैं किससे? राणा सांगा से। किससे उलझ जाते हैं? राणा से उलझ जाते हैं। राणा सांगा से जब उलझते हैं तो उलझते नहीं हैं, इसके पीछे की भी कहानी होती है। ये वही राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की बात चल रही है जहां के शासक हुए राणा सांगा। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है महाराणा प्रताप के दादा थे ये। कौन थे? महाराणा प्रताप तो आए नहीं। तो राणा सांगा से जब युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी, अब दिल्ली सल्तनत कितनी बड़ी सल्तनत थी, कितने सिपाही थे, लाखों में सिपाही थे इनके पास। लेकिन मेवाड़ या चित्तौड़ की हम बात करें, जो एक राजपूत राज्य था, वो छोटा राज्य था। तो जब अटैक होता है, जब क्या होता है? अटैक, तो महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के समक्ष जब आते हैं, तो उस युद्ध में लगभग कहते हैं कि 40 से 50 हजार सिपाही थे राणा सांगा के पास, और इनके पास बहुत बड़ी सेना थी। वो 30-40 हजार सिपाही इब्राहिम लोदी की पूरी सेना खत्म कर देते हैं, भयंकर मारकाट मचाते हैं। और राणा सांगा का उस युद्ध में एक हाथ कट जाता है और एक क्या फूट जाती है? आंख। ठीक, और एक पैर भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि भयंकर तीर लगे होते हैं।
लेकिन एक हाथ कटने के कलाई, ये यहां से पूरा हाथ कट जाता है, खून बहते रहता है, तो यहां पर वो कपड़ा बांध के और दूसरे हाथ से लड़ते हैं जब तक युद्ध खत्म। इसके इतना भयंकर प्रतिभा देखकर, एक आंख में तीर घुसा है उसके बाद भी व्यक्ति लड़ रहा है, इतना शौर्य देखकर इब्राहिम लोदी की सेना भाग खड़ी होती है और इस युद्ध का नाम दिया गया है खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, 1518। ठीक है, 1518। और एक और युद्ध हुआ था जिसे नाम से जानते हैं धौलपुर का युद्ध। धौलपुर का युद्ध इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। 1518 में एक और युद्ध हुआ था धौलपुर में, जिसमें भी कौन विजयी हुए? राणा सांगा। राणा सांगा से जब राणा सांगा जीत गए तो दिल्ली सल्तनत फिर यही गलती राणा सांगा कर बैठे। राणा सांगा जब जीत गए थे तो दिल्ली सल्तनत पर उसी समय पर सही मौका था सत्ता स्थापित करने का। कारण बता दो क्या था? इसका कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत पर अगर राणा सांगा बैठ जाते तो ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, इनकी प्रखर बुद्धि थी। तो बाबर के समय पर जब अटैक होता तो बाबर की सेना को हराने के लिए इब्राहिम लोदी की सेना काम कर जाती, और इनके पास तो खुद की सेना थी। लेकिन फिर वही इब्राहिम लोदी ने माफी मांग लिया, ठीक है संधि हो गई, उन्होंने कहा ठीक है तू तेरी जगह मेरी जगह। लेकिन आने वाले आंधी और तूफान को कोई नहीं देख रहा था कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो आएगा और भारतीय इतिहास को एक बार फिर परिवर्तित कर देगा। इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी युद्ध उस समय जब मोहम्मद गोरी अगर मार दिया जाता उसी जगह पर, तो इतिहास आज भारत का कुछ और होता, आज हम अमेरिका से भी आगे होते क्योंकि डेवलप्ड हो चुके होते बहुत। लेकिन मोहम्मद गोरी, ये लोग बैठे रहे। मोहम्मद गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और अब ये लोदी वंश, और यहां पर आकर राणा सांगा के हाथों फिर गलती हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं। अब आने वाला तूफान इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, आलम खान लोदी और इब्राहिम लोदी की ही पंजाब का सूबेदार इसके समय पर, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान, तो दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी दोनों मिलकर आमंत्रित करते हैं बाबर को। किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर। बाबर उस समय का पावरफुल लीडर, सिपाही कम पर दिमाग और हथियार लाजवाब। बाबर को आमंत्रित करते हैं, कारण यह होता है कि बाबर आएगा तो किसको हरा देगा? इब्राहिम लोदी को। और जब इब्राहिम लोदी हार जाएगा तो जैसे तैमूर लिंग ने भारत पर आक्रमण किया, नासिरुद्दीन महमूद को खत्म किया और खिज्र खान को गद्दी देकर लूटपाट करके चला गया, तो ऐसे ही बाबर भी आएगा और आकर मारेगा किसको? इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली की गद्दी हमें देकर चला जाएगा। तो आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी बाबर को आमंत्रित करते हैं। यहां पर कहने को मिलता है कि इसमें राणा सांगा भी थे। राणा सांगा का इससे कोई संबंध था ही नहीं, क्योंकि राणा सांगा को बाबर को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? इतिहास में लिखा गया है कुछ जगह पर कि राणा सांगा भी अगर राणा सांगा शामिल होते भाई तो उनकी क्या मजबूरी थी कि वो बाबर को बुलाएं? वो तो दिल्ली सल्तनत वैसे जीत चुके हैं खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध तो वो जीत चुके हैं, दिल्ली की गद्दी पर वो व्यक्ति को बैठना होता तो उसको बाबर को बुलाने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो इब्राहिम लोदी को खुद नहीं परास्त कर दिया था। लेकिन ये जो होते हैं ये बुला लेते हैं बाबर को। अब जब बाबर आता है भारत में तो 1526 में इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करेगा कौन? बाबर। और इतना भयंकर युद्ध होगा कि इब्राहिम लोदी पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाता है। क्या हो जाता है? मारा जाता है। और बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। अब बाबर जब जीत जाता है तो बाबर कहां बैठ जाता है? गद्दी पर। कहां बैठ जाता है? गद्दी पर। कब बैठ जाता है बेटा? 1526 में। और ये जो युद्ध हुआ था इसका नाम क्या था? पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? अब बाबर जब गद्दी पर बैठ जाता है 1526 में, तो 1526 के बाद 1527 में फिर युद्ध होता है, 28 में फिर युद्ध होता है, 29 में फिर युद्ध होता है, और 30 में ये बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। जब बाबर मर जाता है तो इसका लड़का गद्दी पर आता है कौन? हुमायूं। हुमायूं के समय पर अटैक करता है बेटा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी।
लेकिन वापस 1556 में ये गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क कर, ठीक है, दिल्ली में। हुमायूं मर जाता है तो इसका लड़का अकबर गद्दी पर बैठता है, जो गुलाम वंश का सफल सुल्तान रहा। अकबर के बाद इसका लड़का आता है कौन? जहांगीर, जिसको अनारकली से प्रेम हो जाता है, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? सलीम, और प्यार किससे होता है? अनारकली से। आपने वो गाना सुना होगा, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, सुना है ना? यही से। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां बड़ा आशिक, बड़ा प्रेमी राजा हुआ, ठीक। शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब, बहुत क्रूर शासक, बहुत ज्यादा क्रूर। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके 3 लड़के आते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। कौन आते हैं? मुअज्जम, आजम और कामबख्श ये गद्दी पर बैठते हैं। तो यहां से चालू होता है उत्तर मुगल काल, या जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे शनिवार को, तो शनिवार से फिर यहां से पढ़ना चालू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपको औरंगजेब पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है, जहांगीर पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है, शेरशाह सूरी और बाबर। शनिवार से पहले हमको इसको पूरी तरह से फिनिश करना है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।